हेलो गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक है वेंटिलेशन या संवातन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु तथा प्रकाश की परम आवश्यकता होती है। प्राणी जीवित रहने के लिए निरंतर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यह ऑक्सीजन वह शुद्ध वायु से प्राप्त करता है। यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों की मात्रा अधिक हो जाए तो जीवन दूभर हो सकता है। अतः शुद्ध वायु एवं प्रकाश प्राप्त करने और अशुद्ध वायु को बाहर निकालने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे ही साधारणतया वेंटिलेशन या संवातन कहते हैं। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन या संवातन का अर्थ? संवातन का अर्थ वायु में उपस्थित गैसों का समुचित संगठन नहीं है, बल्कि उपयुक्त तापक्रम, आर्द्रता या नमी, वायु की गतिशीलता और रोगाणुओं की अनुपस्थिति है, जिससे मानव शरीर को स्वस्थ और सुखी बनाया जा सके। डॉक्टर यशपाल बेदी ने संवातन या वेंटिलेशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संवातन वातावरण संबंधी उन परिस्थितियों को कायम रखने वाला विज्ञान है जो मानव शरीर को स्वास्थ्यप्रद और सुखदायक बनाता है। उचित संवाहन के द्वारा बाह्य वायु भीतर की वायु का स्थान ले लेती है, जिससे उचित तापक्रम, उपयुक्त आर्द्रता और शुद्धता को नियंत्रित किया जाता है। संवातन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आंतरिक संवातन और बाह्य संवातन। आंतरिक संवातन जिसमें भीतर के गर्म, आर्द्र, घुटन युक्त वातावरण, हानिकारक गैसों से युक्त अशुद्ध हवा को दूर करना और उसके स्थान पर बाहर की शुद्ध, शुष्क, ठंडी और गतिशील वायु का कक्ष में प्रवेश करवाना, यह हमारा आंतरिक संवातन कहलाता है। उचित संवातन के लिए कमरे का आकार, आसपास की स्वच्छता और कमरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे मकान बनाते समय खुले स्थान का चयन करना अपेक्षित है। संवातन के लिए हवा की आवश्यक मात्रा विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे तापक्रम और आर्द्रता में वृद्धि, वायु की स्थिरता आदि। जब कमरे में या कक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 से बढ़कर 0.06% तक हो जाती है तो घुटन का एहसास होता है, क्योंकि इससे कमरे की वायु प्रदूषित हो जाती है। उचित और उपयुक्त संवातन के अभाव में मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग और कष्ट हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, सिर दर्द, रिकेट्स, आलस्य, भूख में कमी, घुटन, चिड़चिड़ापन, थकान आदि। उचित संवातन का अर्थ है कि कमरे में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु उपस्थित होनी चाहिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.02% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो उससे हवा में अशुद्धियाँ भी बढ़ जाती है और इसी के साथ में संवातन या वेंटिलेशन अति आवश्यक हो जाता है। डी फॉर दिल्ली, डी चाउमॉन्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3000 घन फुट, स्क्वायर फुट, है ना, प्रति घंटे हवा की आवश्यकता होती है। किंतु अगर व्यक्ति रोगी है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए इस वायु की आवश्यकता या हवा की आवश्यकता बढ़ जाती है और लगभग 3750 घन फुट या 3750 क्यूबिक फुट प्रति घंटे की आवश्यकता उसकी हो जाती है। जो दूसरा प्रकार का है वो है आपका बाहरी संवातन। बाहरी संवातन किसे कहते हैं? देखिए, घर के भीतर शुद्ध, शीतल, शुष्क और गतिशील वायु का प्रवेश हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि घर के आसपास का क्षेत्र, पड़ोस, गलियां, सड़क आदि साफ सुथरी और स्वच्छ हो। इसे ही हम बाहरी संवातन या एक्सटर्नल वेंटिलेशन कहते हैं। अतः बाह्य संवातन के लिए घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बाग
या जिसे अपन गार्डन कहते हैं, कोई पार्क और कम्युनिटी पार्क हो तो वो अति उत्तम है। सड़क चौड़ी और खुली हो तथा आसपास कूड़े करकट का ढेर न हो। तंग गलियों एवं भीड़ वाले स्थानों के आसपास पार्क की व्यवस्था हो, तभी बाहरी संवातन उपयुक्त हो सकता है। पेड़ पौधों में पानी के छिड़काव से उनमें सुंदरता बनी रहती है तथा उनमें से धूल नहीं उड़ती। घर के आसपास खुले स्थानों में शवदाह, मलमूत्र त्याग, कचरे का ढेर, जानवर आदि के शव नहीं होने चाहिए। आवासीय क्षेत्र से औद्योगिक संस्थान एवं कल कारखाने दूर होने चाहिए ताकि उनसे निकला प्रदूषित धुआं और शोर आम जन को प्रभावित न कर सके। वृक्षारोपण पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि वृक्ष, जैसा अपन ने पहले भी देखा था, तो वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दो प्रकार के वेंटिलेशन हो गए, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक के अंदर जब हम कक्ष के अंदर या घर के भीतर की बात करते हैं, और बाहरी संवातन में हम हमारे आस पड़ोस की और सड़क की और जो भी हमारे आसपास का वातावरण है उसकी हम बात करते हैं। नाउ संवातन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, इनको भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला है आपका प्राकृतिक संवातन, या जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, और दूसरा होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या अप्राकृतिक वेंटिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संवातन की या नेचुरल वेंटिलेशन की। जब प्रकृति में निहित शक्ति को वायु प्रसरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब उसे हम प्राकृतिक संवातन कहते हैं। प्राकृतिक संवातन निम्नलिखित 3 प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करता है। देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहला है गैसों का विसरण या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैसों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे एक दूसरे से मिल जाती है। अतः यदि कमरे के दरवाजे या खिड़कियां खुली रहती है तो बाहर की वायु कमरे की वायु से आकर मिल जाती है। इस प्रकार कमरे की वायु में वे तत्व आ जाते हैं जो बाहर की वायु में होते हैं, और इससे वायु ताज़ा और शुद्ध बन जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया संवातन संबंधी भौतिक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया से वायु को धीमी गति से शुद्ध बनाया जाता है। इस कारण इसका व्यावहारिक महत्व कम है। दूसरा है तापमान के भेद का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर। देखिए, वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है और स्वतः ही ऊपर की ओर उठती है। ठंडी और ताज़ी हवा उसका स्थान लेने के लिए भीतर प्रवेश करती है। इस क्रिया का प्रत्यक्षतः सर्दी के दिनों में अनुभव किया जाता है। यदि किसी कमरे को गर्म किया जाए या वह मनुष्यों या जानवरों की श्वसन क्रिया से गर्म हो जाए तो वहाँ की हवा फैल कर ऊपर को उठती है और उपलब्ध खुले स्थानों या झरोखों से बाहर निकलती है, और बाहर की ठंडी और ताज़ी हवा उसका स्थान लेने के लिए भीतर प्रवेश करती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों यानी बाहर तथा अंदर की वायु का तापमान बराबर नहीं हो जाता। इसलिए इस शक्ति पर आधारित संवातन की समस्त विधियों में शुद्ध वायु को भीतर आने तथा दूषित वायु को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाती है। यह विधि ठंडे देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, परंतु गर्म देशों में जहाँ बाहर तथा भीतर की वायु के तापमान में कम अंतर होता है, वहाँ ये वेंटिलेशन या संवातन अपूर्ण रह जाता है। तीसरी जो इसकी शक्ति की बात हमने कही थी वो है अंतरावहन तथा वातावरण यानी परफुलेशन एंड एस्पिरेशन। हवाएं संवातन की शक्तिशाली साधन है। ये दो ढंग से कार्य करती है। पहला अंतरावहन या अबाध संवातन द्वारा, और दूसरा गैसों को बाहर निकालने की क्रिया द्वारा। अंतरावहन का अर्थ है हवा को गतिशील बनाना। प्राकृतिक वायु धाराओं के द्वारा कमरे की वायु को गतिशील बनाया जाता है। ये धाराएं खिड़की, दरवाजे आदि के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती हैं। इन धाराओं के द्वारा मकान या कमरा बड़ी शीघ्रता से ताज़ी हवा से भर जाता है। प्रतिकूल या संवातन या क्रॉस वेंटिलेशन का अर्थ है अबाध संवातन। ऐसे संवातन की व्यवस्था खिड़की या दरवाजे को एक दूसरे के आमने सामने बनाकर की जा सकती है।
भारत जैसे गर्म देशों में जहां भीतर तथा बाहर दोनों स्थानों का तापक्रम प्रायः समान रहता है, वहां हवा की अंतरावहन क्रिया के अनुकूल संवातनों की व्यवस्था की जाती है। यानी यहाँ पर हम क्रॉस वेंटिलेशन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो आपने देखा होगा आमने सामने की खिड़की या कोई दरवाज़ा इस तरह आमने सामने होता है कि एक वायु, बाहर की वायु एक स्थान से प्रवेश करे और दूसरे स्थान से वो निकल जाए और वायु लगातार गतिशील वहाँ पर बनी रहे। ठीक है। वायु चूषण या एस्पिरेशन या वात शोषण का अर्थ है वायु के चूसने की क्रिया, यानी सक्शन एक्शन ऑफ विंड। इस क्रिया के द्वारा वायु धाराएं एक स्थान से जहां नियत हवा को हटाकर शून्य या वैक्यूम स्थापित करती है, जिससे दूसरी हवा उस खाली स्थान को भर सके। हवा की चूसने की क्रिया का प्रयोग संवातन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके प्रयोग के लिए चिमनी का निर्माण किया जाता है। इस कारण चिमनी को संवातन का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। अब जहाँ हम प्राकृतिक संवातन की बात कर रहे हैं और जहाँ पर हमने अभी बात करी इनकी 3 शक्तियों की, गैसों का विसरण, तापमान के भेद का प्रभाव, अंतरावहन तथा वातावरण, और वात शोषण या वात चूषण। तो अब ये तो हैं इसकी शक्तियाँ। अब इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक संवातन के साधन की, मीन्स ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। तो प्राकृतिक संवातन के साधनों या विधियों को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला है चिमनी, जो हमने भी ऊपर बात करी। तो चिमनी संवातन का सर्वोत्तम साधन है। वस्तुतः यह वायु को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चिमनी निकास का साधन है। इसके द्वारा कमरे की दूषित वायु को बाहर निकाला जाता है। भारतीय घरों में इसको सामान्य रूप से देखा जाता है। दूसरा है खिड़कियां तथा दरवाजे। ये वायु अंतर्गमन के साधन हैं। भारत जैसे गर्म देशों में संवातन के इन साधनों का बहुत महत्व है। वस्तुतः ये साधन सरल भी हैं, परंतु ठंडे देशों में इनकी अधिकता कष्टदायक हो सकती है। इसलिए अंतर्गमन के लिए वहाँ डबल सैश खिड़की, कूपर्स के संवातक, हैटन हॉपर्स का इनलेट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ नाम हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जिन पैटर्न से ये बनाई जाती खिड़कियाँ दरवाजे, ये उनकी बात कर रहे हैं। तीसरा है फर्श की सतह पर वायु मार्ग। तो इस प्रकार के संवातन में फर्श या उसकी सतह पर खड़े तिरछे स्तंभ यानी पिलर्स बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा वायु का आवागमन होता रहता है। आजकल संवातन की इस विधि को नवनिर्मित इमारतों में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त किया जाने लगा है। नेक्स्ट है दीवार या छत में वायु मार्ग। तो कमरे में ताज़ी वायु के आने और उससे दूषित हवा को बाहर निकालने के लिए दीवार या छत में ऐसे वायु मार्ग बनाए जाते हैं जो कमरे की छत पर बनते हैं। परंतु ऐसे मार्ग उन कमरों की छत पर बनते हैं जिनकी छत पर और कोई कक्ष नहीं होता। कई मंजिलों वाले मकानों में ये वायु मार्ग आखिरी मंजिल की छत पर बनते हैं। ऐसे वायु मार्गों में मैकनील का छत का संवातन प्रसिद्ध है। इसमें वायु के अंदर आने तथा बाहर जाने के लिए बीच में 2 नलियां लगी होती हैं। दोनों नलियों के बीच का स्थान वायु का प्रवेश मार्ग प्रस्तुत करता है। इन विभिन्न प्रकार के संवातनों को कुछ चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, जो मैं आपको इसमें PDF में आपको दे दूंगी। नेक्स्ट है आपका अप्राकृतिक संवातन के साधन, जो कि हम या जो हम इनको आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। एक तो आपकी ये तो हो गए प्राकृतिक और दूसरे हैं अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक के अंदर या आर्टिफिशियल संवातन के अंदर देखो सिनेमा घरों में, थिएटरों में, परीक्षा भवन, फैक्ट्री, औद्योगिक संस्थान और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कृत्रिम संवातन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन जगहों में प्राकृतिक संवातन पर रहना अत्यंत दुर्लभ और कठिन होता है। कृत्रिम संवातन को अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधापूर्ण और सरल बनाया जा सकता है। इसके लिए कमरे में पंखे, कूलर, एयर कंडीशन आदि का प्रयोग कर हवा की गतिशीलता और आर्द्रता पर नियंत्रण किया जा सकता है। रसोई गैस, शौचालय आदि में एग्जॉस्ट पंखों का उपयोग किया जा सकता है। अतः कृत्रिम संवातन के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जा सकती है। सबसे पहला है एग्जॉस्ट पंखे या एग्जॉस्ट फैन। कमरे की
दूषित हवा को निकालने के लिए एग्जॉस्ट पंखों का प्रयोग किया जाता है। ये वायु को बाहर खींचने वाली प्रणाली पर आधारित होते हैं। इसके लिए कमरे में साधारण या यांत्रिक पंखे चलाए जाते हैं तथा एग्जॉस्ट पंखे छत के पास लगाए जाते हैं। एग्जॉस्ट पंखों से गर्म हवा ऊपर की ओर उठकर बाहर निकल जाती है तथा कमरे में शून्य या वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिससे बाहर की ताज़ी और शुद्ध हवा कमरे में खिड़कियों, दरवाज़ों आदि से भीतर आ जाती है। औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों आदि में धुआं, वाष्प, दूषित गैस आदि को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के पंखों का अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरी है प्लीनम संवातन या प्लीनम वेंटिलेशन। ये जो है वायु को आगे धक्का देने वाली प्रणाली पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के संवातन का प्रयोग औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों, भवनों आदि में किया जाता है। इसके माध्यम से बाहर की ठंडी और ताज़ी हवा को अपकेंद्री पंखों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा कमरे में दबाव पूर्वक प्रवेश कराया जाता है, जिससे कमरे में पॉजिटिव दबाव या विधायक दबाव या पॉजिटिव प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कमरे की दूषित और गर्म वायु बाहर की ओर निकल जाती है। इसी में एक है संयुक्त प्रणाली, जिसको हम वातानुकूलन प्रणाली भी कहते हैं, और एयर कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं। तो वातानुकूलन के द्वारा वायु के तापमान, आर्द्रता, गतिशीलता, विसरण, हानिकारक और विषाक्त गैसों के निकलने पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार से वातानुकूलन द्वारा एक साथ ही वायु में मिश्रित सभी प्रकार के अवांछनीय तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अधिक आराम, सुविधा और प्रसन्नता मिलती है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, औद्योगिक संस्थानों, सिनेमा घरों, सामान्य मकानों, भवनों, होटलों, अस्पताल आदि में वातानुकूलन या एसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले वायु का निस्पंदन या फिल्ट्रेशन होता है तथा जल वाष्प के साथ संतृप्त किया जाता है। इसके पश्चात अतिरिक्त आर्द्रता को हटाकर वायु को उपयुक्त तापमान तक गर्म या ठंडा किया जाता है। फिर इसके बाद कमरे में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रकार से वातानुकूलन से शुद्ध, ताज़ी और शीतल वायु प्राप्त होती है। तो एसी का मतलब जो हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं वो दोनों तरीके से होती है। उसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हम जो ये करते हैं वो साधारणतः हम जो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं उनसे हम वायु को ठंडा करते हैं। लेकिन इस प्रकार के भी आते हैं कि जिनको आप विंटर्स के अंदर आप उसमें टेम्परेचर को बढ़ा करके जो सामान्य रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर लेकर के भी हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे वेंटिलेशन और वेंटिलेशन के प्रकार, संवातन और संवातन के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास में अपर्याप्त संवातन है या इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें अपर्याप्त संवातन से मानव पर बहुत से प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम करते हैं, दूषित हवा में लगातार रहने से सिर दर्द, थकान, आलस्य, जी मिचलाना, अपच जैसे कष्ट हो जाते हैं। दूसरा है मानव के शरीर, त्वचा, मुंह, कपड़े, रुमाल, तौलिया आदि से जो दुर्गंध निकलती है वह हवा में फैल जाती है। अगर इस दुर्गंधपूर्ण हवा को बाहर न निकाला जाए तो मनुष्य में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि बढ़ जाता है। तीसरा है लगातार दूषित हवा में सांस लेने से वायु वाहित रोग जैसे क्षय यानी टीबी, काली खांसी, चेचक, पोलियो आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार पाचन प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तथा व्यक्ति को शक्तिहीनता, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, उपापचयन में विकार, भूख में कमी आदि कष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से शीघ्र ही थकान होने लगती है। व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है तथा शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति कम हो जाती है। व्यक्ति का स्वभाव रूखा, क्रोधपूर्ण एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है दूषित वातावरण में रहने से रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर, कम हो जाती है तथा शीघ्र ही संक्रामक रोग जैसे खांसी, जुकाम, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग फैल सकते हैं। इसी प्रकार अपर्याप्त संवातन से तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यक्ति को गर्मी लगने लगती है,
शरीर से पसीना निकलने लगता है तथा बेहोशी आने लगती है। अगर अधिक भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में या बसों में यात्रा करें तो उपयुक्त कष्ट सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन का मतलब कि सभी व्यक्तियों के श्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में फैल रही है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है क्योंकि हमने सब तरफ से उसको बंद कर रखा है। तो ऐसे में हमको सफोकेशन लगने लगता है, या हम ये कहते हैं कि हमको बेहोशी आ रही है, जी घबरा रहा है, और इस प्रकार की समस्या हमको होने लगती है। इसी प्रकार औद्योगिक संस्थानों तथा रासायनिक कल कारखानों से भी बहुत सी हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन आदि निकलती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। ऐसी दूषित हवा में श्वास लेने से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। बेहोशी, जी मिचलाना, शीघ्र थकान जैसे कष्ट भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता है? शुद्ध वायु की तो है ही है, लेकिन शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए हमारे घरों के अंदर उचित जो संवातन है उसका होना आवश्यक है। नॉट ओनली इन घर बल्कि बाहर भी हमारे को स्वच्छता का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि हम हर तरीके से किसी भी प्रकार से हम शुद्ध वायु प्राप्त कर सकें। That's all about ventilation and its types and effect on health. That's all. Thank you.